गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू द इंजीनियर ऑनलाइन पोर्टल। और मैं अंजनी पांडे आप लोगों का एक बार फिर से एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग वैल्यूएशन ऑफ सिविल वर्क के लेक्चर नंबर 13 में वेलकम। माय डियर स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने वैल्यूएशन की कुछ टॉपिक को कवर किया था और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सिंकिंग फंड को हेडिंग बना के ड्रॉप कर दिया था। तो इस लेक्चर में हम लोग सिंकिंग फंड से ही लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे और आगे जो भी वैल्यूएशन के टर्म हैं, चाहे ईयर्स परचेज हो चाहे डेप्रिसिएशन हो, उनको भी हम लोग नोट करेंगे। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग आज का जो हमारा टॉपिक है सिंकिंग फंड उसको स्टार्ट करते हैं। सिंकिंग फंड, अब आपको समझना होगा कि सिंकिंग फंड क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी बनाते हो, कोई बिल्डिंग बनाते हो, सपोज दैट, तो बिल्डिंग जो होती है टाइम के साथ साथ डेप्रिसिएट होती है। डेप्रिसिएट का मतलब उसकी वैल्यू घटती जाती है। एक टाइम ऐसा आता है कि जब आप उसका जो यूजफुल लाइफ होता है, लाभकारी आयु होता है, उसका पूरा उपयोग कर लेते हो। उसके बाद उस बिल्डिंग का जो वैल्यू होती है वो स्क्रैप वैल्यू के एक्विवेलेंट हो जाती है। मतलब कोई बिल्डिंग 90% तक डेप्रिसिएट हो सकती है। अब एक बात ध्यान से समझिएगा, आज मैंने बिल्डिंग बनवाया है और आज मैंने 5 लाख रुपए लगाए हैं। 90 मान लो कि 70 साल के बाद मेरी बिल्डिंग डेप्रिसिएट हो जाएगी, 10% बचेगी। तो उस टाइम पर मुझे नई बिल्डिंग बनानी होगी। जब नई बिल्डिंग बनानी होगी तो उस टाइम पे मेरे पास फंड तो होगा नहीं। तो आज जब से मैंने बिल्डिंग बनाया है तब से मैं थोड़ा थोड़ा फंड बैंक में जमा करता हूं। जब मेरी बिल्डिंग की यूजफुल लाइफ खत्म हो जाएगी तो जो मेरा एक फंड तैयार होगा उसे हम सिंकिंग फंड कहेंगे। और इसी सिंकिंग फंड से इस बिल्डिंग को रिकंस्ट्रक्ट करवाएंगे, मतलब फिर से बनवाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि सिंकिंग फंड वह अमाउंट है जो क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, मंथली बैंक में जमा किया गया हो। जब आपके बिल्डिंग का यूजफुल लाइफ कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद बिल्डिंग को रिकंस्ट्रक्ट करवाने के लिए सिंकिंग फंड अमाउंट का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये तो हमारा सिंकिंग फंड है। अब हम चलो एनुअल इंस्टॉलमेंट निकालते हैं कि जैसे आपने जो पैसा जमा किया है, अगर आप एनुअल इंस्टॉलमेंट निकालोगे तो क्या। तो देखिए सिंकिंग फंड में मैं बहुत ज्यादा आपको थियरी यहाँ पे नहीं बताने वाला हूँ। आप देखिएगा सिंकिंग फंड में क्या होगा। एनुअल इंस्टॉलमेंट निकालते हैं। ठीक है, अब मैं एनुअल इंस्टॉलमेंट के लिए फार्मूला बताऊंगा क्या होता है सिंकिंग फंड में। एनुअल इंस्टॉलमेंट, इसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं। आई, एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ सिंकिंग फंड क्या होगा। एस आई अपॉन 1 + i⁻n -1। तो ये आपका एनुअल इंस्टॉलमेंट है जो मैंने आपके सामने रखा है। दिस इज एनुअल इंस्टॉलमेंट। अब इसी फार्मूले का हम लोग यूज करेंगे, ठीक है, कैलकुलेट करने के लिए। जहां पर मैं थोड़ा सा नोट करा दूं कि जो एस है ये टोटल सिंकिंग फंड अमाउंट है। ठीक है, एस क्या है, टोटल सिंकिंग फंड अमाउंट, कितना पैसा जमा हो गया है। टोटल सिंकिंग फंड अमाउंट, चलिए अच्छी बात है, ये आपका टोटल सिंकिंग फंड अमाउंट हो गया। ठीक है, आई क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है और ये एम्पिरिकल फार्मूला है। तो यहाँ पे पॉइंट में ही आपको कंसीडर करना पड़ेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट को। रेट ऑफ इंटरेस्ट, चलिए, और एन क्या है, तो
एन जो है ये लाइफ ऑफ स्ट्रक्चर है, कितने सालों तक चला है, लाइफ ऑफ स्ट्रक्चर। अब इसी फॉर्मूले से हम लोग सिंकिंग फंड को कैलकुलेट करते हैं। अब कैसे करेंगे, सिंकिंग फंड कैसे निकालते हैं, इसको जानने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल करते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं इस पे। और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नोट करिएगा। An old building has been purchased by an old building has been purchased by a person at a cost of person at a cost of 30,000 excluding the cost of land। तो इसमें लैंड का कॉस्ट भी इंक्लूड है। ठीक है, चलिए कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनुअल सिंकिंग फंड। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनुअल सिंकिंग फंड। तो एनुअल सिंकिंग फंड अमाउंट आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। एनुअल सिंकिंग फंड, अब देखिएगा एट 4% इंटरेस्ट, तो यहाँ पे इंटरेस्ट दिया है एट 4% इंटरेस्ट। इंटरेस्ट rate of assuming the life of structure 20 year, rate of assuming life of structure 20 year। तो स्ट्रक्चर का लाइफ आपको दिया है 20 इयर्स के लिए, 20 ईयर। and the scrap value of building and the scrap value of building at 10% of the cost of purchase, at 10% of cost of purchase। तो इसमें आपको कैलकुलेट करना है अमाउंट ऑफ एनुअल सिंकिंग फंड। तो अच्छी बात है, अमाउंट इंस्टॉलमेंट ऑफ सिंकिंग हमको पता है, फार्मूला हमने अभी आपको बताया है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए अभी अभी मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ सिंकिंग, इंस्टॉलमेंट ऑफ सिंकिंग फंड। तो ये एनुअल इंस्टॉलमेंट सिंकिंग फंड का कितना आ जाएगा, SI अपॉन 1 प्लस आई पावर n माइनस 1। इतना पता है आपको, ठीक है। अब यहां से मैं टोटल कॉस्ट देखता हूं कितना दिया गया है। तो टोटल कॉस्ट आपको बिल्डिंग का दिया गया है 30,000, 30,000, ठीक है। आई कितना दिया गया है 4%, तो इसको आप डेसिमल में चेंज करोगे 4/100 हो जाएगा।
तो ये आ जाएगा आपका 0.0। ठीक है, आई आ गया। स्क्रैप वैल्यू भी आपको दिया गया है, तो स्क्रैप वैल्यू देखते हैं कितना दिया गया है। तो यहाँ पे स्क्रैप वैल्यू आपको दिया गया है 10% ऑफ द टोटल कॉस्ट। मतलब स्क्रैप वैल्यू आ जाएगा 30,000 इंटू 10/100। आप यहां से स्क्रैप वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 3000 स्क्रैप वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, अब आप सिंकिंग फंड कैलकुलेट कर लो। तो सिंकिंग फंड क्या आएगा आपका? सिंकिंग फंड, तो सिंकिंग फंड आपका आ जाएगा 30,000 माइनस 3,000। इसका मतलब सिंकिंग फंड आपका आ जाएगा 27,000। ठीक है, अब इंस्टॉलमेंट आप निकाल लो आई। तो आई इक्वल टू क्या आ जाएगा? एस की वैल्यू मिल गई है 27,000 इंटू आर है आपका आई, आई है आपका 0.04 अपान 1 + आई 1 + 0.04 पावर एन की जगह 20 है -1। अब इसको अगर आप सॉर्ट आउट करोगे तो 906.70 आपको एनुअल इंस्टॉलमेंट देना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग सिंकिंग फंड को कैलकुलेट करते हैं। अब हम बात करेंगे ईयर परचेज क्या होता है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एग्जाम में पूछ सकता है आपसे। तो चलिए अब ईयर परचेज पे थोड़ी सी बात करेंगे। तो अब हेडिंग रहेगा ईयर परचेज। ईयर परचेज, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ईयर परचेज होता क्या है। तो देखिए, 1 रुपया वार्षिक ब्याज प्राप्त करने के लिए इन्वेस्ट किया गया अमाउंट ईयर परचेज कहलाता है। मतलब 1 रुपया वार्षिक ब्याज प्राप्त करने के लिए जितना अमाउंट आपने इन्वेस्टमेंट किया है वह आपका ईयर परचेज कहलाता है। तो इसको नोट कर लेते हैं थोड़ा सा। ईयर परचेज इज डिफाइंड, ईयर परचेज इज डिफाइंड as the capital sum required, as the capital sum required to be invested, to be invested in order to receive, in order to receive annuity of RS1, annuity of RS1 at certain rate of interest, at certain rate of interest। तो 1 रुपया ब्याज प्राप्त करने के लिए आपने जो अमाउंट इन्वेस्ट किया है उसे हम ईयर परचेज कहेंगे। ईयर परचेज इक्वल टू क्या हो जाएगा माय डियर? ईयर परचेज इक्वल टू 100/रेट ऑफ इंटरेस्ट, 100/रेट ऑफ इंटरेस्ट।
तो ये हमारा ईयर परचेज है। ठीक है, एक इस पर एग्जाम्पल भी करेंगे ताकि कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो जैसे देखिए, एक आपको मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं ईयर परचेज का। मान लीजिए ये क्वेश्चन है आपका, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ईयर परचेज। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ईयर परचेज ईयर परचेज एट द 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अब आपको इसके लिए ईयर परचेज निकालना है। कैसे निकालेंगे देखते हैं। 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया गया है यहाँ पे। तो ईयर परचेज क्या हो जाएगा, अभी अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा है। ठीक है, और ईयर परचेज के लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा है, ईयर परचेज इक्वल टू 100 अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट, यही पढ़ा था, देख लीजिए। 100 अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इस केस में वाईपी की वैल्यू क्या आएगी, ईयर परचेज हो जाएगा 100 अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपको 8% है तो 8। आप इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लो, मैं इसको कैलकुलेट कर ले रहा हूँ। तो ये जो वैल्यू है आपकी, ये आ जाएगी 12.5। 12.5। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गई, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब एक नया टर्म बन रहा है, और अब हम लोग बात कर ले रहे हैं ऑब्सोलेंस क्या होता है, ऑब्सोलेंस किसे कहते हैं। तो अगली हेडिंग रहेगी हमारी ऑब्सोलेंस। तो चलिए हेडिंग बनाते हैं, ऑब्सोलेंस। अब देखिएगा, हमारी बात समझिएगा। अगर आज 2020 है, 2020 लगा है, और आज के टाइम में आपने बिल्डिंग बनवाया, तो आप मार्केट के हिसाब से बिल्डिंग बनवाते हो। मार्केट के हिसाब से मतलब क्या है, आप समझिएगा कि जैसे आज के टाइम में जो डिमांड है कि भाई इस डिजाइन में बिल्डिंग ज्यादा बन रही है, या ऐसे आपके आर्किटेक्चर डिजाइन हो रहे हैं, इंटीरियर ऐसा चल रहा है, तो आप आज के डिमांड के हिसाब से बिल्डिंग बनवाते हैं। अब 50 साल बाद उसी बिल्डिंग को देखा जाए, तो हो सकता है कि कुछ डिजाइन, कुछ इंटीरियर चेंज हुए हो, या कुछ चीजें मार्केट में नई आई हो, तो अब आपके बिल्डिंग की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। क्यों डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि आपकी बिल्डिंग मार्केट के हिसाब से अब नहीं है, आपकी बिल्डिंग पुराने चलन के हिसाब से है, जैसे पहले चलती थी बिल्डिंगें उस प्रकार से। तो अगर आपका बिल्डिंग मार्केट रेट से कम में आ गई है, ड्यू टू, कह सकते हैं कि आउट ऑफ, मतलब कि ऑब्सोलेंस, तो इसके कारण आपका जो वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, मार्केट के हिसाब से आपकी बिल्डिंग नहीं बनाएगी, इसके कारण जो आपका वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, दैट इज नोन एज ऑब्सोलेंस। कई कारणों से हो सकता है ये, कि आप समझ सकते हो कि आर्किटेक्चरल प्लानिंग की वजह से हो सकता है, इंटीरियर प्लानिंग की वजह से हो सकता है, या फिर कुछ ऐसे मॉडरेट मशीनरी हो जिनको आपके बिल्डिंग में फिट नहीं किया जा सकता, तो इसके कारण भी हो सकता है। ठीक है, तो नोट कर लेते हैं। ड्यू टू आउटडेटेड ऑफ एनी प्रॉपर्टी और स्ट्रक्चर,
प्रॉपर्टी और स्ट्रक्चर। रेट या वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इज डिक्रीज एट कंपेयर टू मार्केट रेट। मार्केट रेट। Such type of property is known obsolescence अच्छा, ये सेलिंग होगा, मतलब कि बेचने पे जो आपको रेट मिलेगा, सेलिंग प्रॉपर्टी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, सेलिंग प्रॉपर्टी, सेल करने पे आपको जो रेट मिलेगा, तो ये हमारा ऑब्सोलेंस होगा। ठीक है, अब एक और पॉइंट हम लोग नोट कर लेते हैं कि कैपिटल कॉस्ट क्या होता है। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा देखते हैं कि कैपिटल कॉस्ट क्या होता है। देखिए, आप लोगों के सामने कई बार क्वेश्चन आया भी है कि कैपिटल कॉस्ट क्या है। ठीक है, तो हेडिंग बनाएंगे कैपिटल कॉस्ट। कैपिटल कॉस्ट। देखो, अब कैपिटल कॉस्ट की बात हो रही है, तो कैपिटल कॉस्ट का मतलब कि ऐसा कॉस्ट जिसमें स्ट्रक्चर का भी कॉस्ट ऐड हो और लैंड का कॉस्ट भी ऐड हो। जब स्ट्रक्चर और लैंड दोनों का कॉस्ट ऐड होता है तो उसे हम कैपिटल कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, तो नोट करते हैं, एनी प्रॉपर्टी ऑफ स्ट्रक्चर, एनी प्रॉपर्टी और स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर both construction plus land cost is known कैपिटल कॉस्ट। तो अगर कंस्ट्रक्शन और लैंड दोनों का कॉस्ट ऐड कर दिया जाए तो ये कैपिटल कॉस्ट कहलाता है। ठीक है, एक ऐसा ही सिमिलर और आपको प्रॉपर्टी देखने को मिलेगा और इसको हम लोग बोलते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं, कैपिटलाइज्ड वैल्यू क्या होता है। कैपिटलाइज्ड वैल्यू, अब ये समझना पड़ेगा कि कैपिटलाइज्ड वैल्यू क्या है और कैपिटलाइज्ड वैल्यू किसे कहते हैं। ठीक है, तो नोट करिएगा, द कैपिटलाइज्ड वैल्यू, द कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ ए प्रॉपर्टी is the amount of a money, is the amount of a money whose annual interest, whose annual interest interest
at the highest prevailing at the highest prevailing rate of interest will be equal to the net income from equal to the net income from the property is called capitalized value. The property is called capitalized value. तो क्या हो जाएगा कैपिटलाइज्ड वैल्यू, नोट कर लेंगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू वैल्यू इक्वल टू ईयर परचेज मल्टीप्लाइड नेट एनुअल इनकम। नेट एनुअल इनकम। तो देखिए इस पर भी हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिएगा आपका ये क्वेश्चन है, एक एग्जाम्पल है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कैपिटलाइज्ड वैल्यू, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कैपिटलाइज्ड वैल्यू capitalized value of a property at at 8% prevailing rate of interest whose net annual income is 2 lakh, whose net annual income is 2 लाख। तो कैसे निकालेंगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू, देखिएगा बहुत आसान है। अभी मैंने आपको एक फार्मूला दिया है कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालने के लिए, और कैपिटलाइज्ड वैल्यू इक्वल टू मैंने क्या बताया, कैपिटलाइज्ड वैल्यू इक्वल टू ईयर परचेज YP इंटू नेट इनकम। तो क्या आ जाएगा इस हिसाब से कैपिटलाइज्ड वैल्यू, आपका ईयर परचेज कितना है 100/8 हो जाएगा, इनटू नेट इनकम आपका कितना है 2 लाख। अगर आप इसे सॉर्ट आउट करोगे तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू आपकी आ जाएगी 25 लाख। तो ये हमारा कैपिटलाइज्ड वैल्यू है, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे डेप्रिसिएशन पे, कि डेप्रिसिएशन कितने टाइप का होता है और डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, और अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिएगा, और अगले एग्जाम में आप लोग को बहुत अच्छा करना है। आपका एग्जाम बहुत करीब आ रहा है,
तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।